नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और बिहार की सियासत में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। एक तरफ एनडीए पूरी तैयारियों के साथ चुनाव मैदान में है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में सीटों को लेकर जबरदस्त घमासान जारी है। भाजपा ने कहा यह महागठबंधन नहीं, लठबंधन है, तो जेडीयू का दावा है कि टूट की कगार पर है विपक्षी खेमा। इस बीच आरजेडी और कांग्रेस में बयानबाजी जारी है और आज इसी पर होगी हमारी स्पेशल चर्चा, जहां हमारे साथ होंगे खास मेहमान। वहीं अयोध्या में दीपों का महासमंदर दीपोत्सव ने एक बार फिर रचा है विश्व कीर्तिमान। सीएम योगी बोले ये रोशनी 500 साल के अंधकार पर जीत का प्रतीक है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव का बयान आया और उसने नई सियासी आग लगा दी है। अखिलेश ने कहा कि दियों और मोमबत्तियों को फिजूल खर्ची बताया है अखिलेश यादव ने, और इस पर बीजेपी ने कहा यह बयान हिंदू आस्था का अपमान है। और इसके साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर भी हम चर्चा करेंगे, आपके सामने लेकर आ गए। इन खबरों के अलावा तो आप बने रहिए न्यूज नाइट के साथ। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार में चुनावी घमासान, महागठबंधन में सीटों पर आपस में ही मारामारी। भाजपा ने महागठबंधन को बताया लठबंधन, जेडीयू ने कहा टूट की कगार पर महागठबंधन। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी की डायमंड हार्बर सीट से रिकॉर्ड जीत को लेकर उठाए गंभीर सवाल। जीत को बताया संगठित चुनावी लूट का परिणाम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिया और मोमबत्तियों पर फिजूल खर्ची वाले बयान पर भाजपा ने साधा निशाना, कहा बयान हिंदू आस्था का अपमान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की बड़ी कामयाबी, चंद्रयान 2 ने पहली बार देखा चांद पर कोरोनल मास इजेक्शन यानी सौर विस्फोटों की ऊर्जा का असर। और दीपोत्सव पर लाखों दियों से जगमगाई श्री राम की नगरी अयोध्या, फिर से बना विश्व कीर्तिमान। सीएम योगी ने कहा यह दीप 500 साल के अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात बिहार के सियासत करते हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल है और जहां चुनावी रण में एनडीए संगठित और तैयार नजर आ रहा है, उसी बिहार में महागठबंधन के भीतर खींचतान मची हुई है। सियासी सुर्खियों में यह खींचतान लगातार बनी हुई है। सीट बंटवारे को लेकर टिकट वितरण तक हर मोर्चे पर मतभेद खुलकर सामने आए हैं। दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख सर पर है, यानी कल इसकी आखिरी तारीख है, लेकिन महागठबंधन में अब भी एक राय नहीं बन पाई है। उल्टा घटक दल के कई सीटों पर एक दूसरे के सामने ही भिड़ंत देखने को मिल रही है। आरजेडी में बगावत सड़कों तक पहुंच चुकी है। देखिए बिहार के सियासी रण की यह तस्वीर। बिहार के सियासी हलकों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या महागठबंधन टूट गया है? दूसरे चरण के नामांकन के लिए केवल एक दिन बाकी है और महागठबंधन के दल ना तो सीट शेयरिंग की घोषणा कर पाए हैं और ना ही ये तय कर पाए हैं कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। अब गठबंधन के दल कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे के खिलाफ बयानों के तीर भी छोड़े जा रहे हैं। आलम यह है कि मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी को आरजेडी और वीआईपी दो पार्टियों से टिकट मिल गया है और उन्होंने दोनों दलों के सिंबल पर अलग अलग सेटों में अपने पर्चे भी दाखिल कर दिए हैं। बात यही नहीं खत्म होती, आरजेडी में तो टिकट बंटवारे पर आपसी लड़ाई अब सड़क पर उतर आई है। लालू यादव के आवास के बाहर मधुबन विधानसभा से आरजेडी टिकट के दावेदार मदन शाह
टिकट कटने पर अपना कुर्ता फाड़कर सड़क पर लौटते और फूट फूट कर रोते नजर आए। उन्होंने आरजेडी पर पैसे लेकर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए। जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में, वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती पट जाएगा लालू। एनडीए के दल महागठबंधन में मची सिर्फ फुटबॉल पर हमलावर भी हैं और चुटकी भी ले रहे हैं। तेजस्वी यादव की दूरदर्शिता की वजह से केवल बिहार में गठबंधन एक बड़ी टूट के कगार पर नहीं पहुंचा है। झारखंड में आरजेडी की कोई औकात नहीं थी, लेकिन जेएमएम ने आरजेडी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी। जेएमएम को झारखंड के रिश्ते पर भी विचार करना चाहिए। झारखंड में आरजेडी को बाहर करना चाहिए। जहां तक बिहार का सवाल है तो ये गठबंधन टूट गया है। महागठबंधन अब कोई चीज नहीं है। ये गठबंधन एनडीए के खिलाफ किसी को लड़ने की ताकत नहीं थी। लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, कांग्रेस ने अभी तक नहीं माना और वो एक तरह से बिखर चुका है। जो लोग इकट्ठे चल नहीं सकते, इकट्ठे सोच नहीं सकते, इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार को क्या दिशा देंगे? जो दल आपसी सहमति तक नहीं बना पा रहे, ये बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए स्थिर नेतृत्व और विकास की दिशा कैसे तय करेंगे? जनता की समस्याओं पर बात करने की बजाय, समस्याओं का हल सामने रखने की बजाय ये पार्टियां टिकट और कुर्सी की खिंचातान में उलझी हुई हैं। इतना अंतर्विरोधों से भरा हुआ गठबंधन, अंतर्विरोधों से भरी हुई पार्टी, अंतर्विरोधों से भरे हुए परिवार, उस कारण से ये कभी बिहार को सकारात्मक दिशा नहीं दे सकते। और मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो अपने कैंडिडेटों की लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, ये चुनाव हारने के बाद कहेंगे कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बिहार की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान करके महागठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। महागठबंधन में आपसी कलह के बीच आरजेडी ने इस खींचतान को लेकर कांग्रेस को नसीहत दी है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के घटक दलों को राष्ट्रीय जनता दल की प्रमुखता को समझना चाहिए। सभी सहयोगी दलों को ये बात समझनी चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल तो सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है, झारखंड में कुछ सीटों पर लड़ती है। हम तो कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीट मांगने नहीं जाते हैं कांग्रेस से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सियासी पिच पर मुकाबला इस बार भी 2 ध्रुवों के बीच, एक ओर एनडीए तो दूसरी ओर महागठबंधन। एनडीए ने सधे अंदाज में सीट बंटवारे की गुत्थी समय रहते सुलझा ली, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के पाले में अब भी उलझने हैं, झगड़े हैं, निजी महत्वाकांक्षाएं हैं। इन सब के बीच बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जो लोग इकट्ठा चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार को क्या दिशा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार की सियासत पर विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षकों को मिला है आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख से अधिक शिक्षकों और 60 लाख से अधिक उनके परिजनों को दी है कैशलेस उपचार की सुविधा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक,
स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का लाभ। देश का भविष्य गढ़ने वाले 81 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। गुरुजनों का सम्मान, सशक्त राष्ट्र की पहचान, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बिहार की राजनीति पर खास बातचीत करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे, और आज यही हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा। आज की हमारी विशेष चर्चा का विषय है महागठबंधन में महायुद्ध, घटक दल आमने सामने। महागठबंधन में महायुद्ध, घटक दल आमने सामने। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ आरजू खान, RJD के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। आरजू जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अवधेश कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और आरजू खान, अगर आपके साथ शुरुआत करें तो जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में महागठबंधन टूट गया है, तब जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अब 6 प्रत्याशी उतारने की बात कह दी है, तो अब कुछ बचता दिखता नहीं है? जी, किसके कहने पे? भारतीय जनता पार्टी के कहने पे? हमारे यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं होता है। हम एक दूसरे घटक दलों को दबाते नहीं हैं। दिल्ली से हमारे यहाँ फरमान नहीं आते हैं, गुजरात से हमारे यहाँ फरमान नहीं आते हैं। अगर हमारे अंदर कोई चीजें हैं तो वो फ्रेंडली है। किसी का क्या ऐसा बयान आया? किसी का भी बयान नहीं आया है। तो ये जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, किसी भी तरीके का परसेप्शन उठाएंगे और अगर उससे चुनावी लाभ लेने की कोशिश करेंगे, जो कि मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मतलब आप सीट बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं और आप उस पर कह रहे हैं कि गुजरात से फरमान आता, दिल्ली से फरमान आता। अरे आपने गठबंधन के साथ आप लड़ रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ 11 सीटें, शायद आपको बेहतर पता होगा, जहां पर एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो कैसे रहा गठबंधन? वही तो सवाल है, उसको बताइए ना। मैं उसी को बता रहा हूं ना, आप थोड़ा सा सुन लीजिए इसको। किस तरीके से? अब बताइए कि सुबह में कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी ऑल इज वेल, और शाम को कहते हैं कि ऑल इज नॉट वेल। दिल्ली जाते हैं और दिल्ली पे उनके जुबान पे ताला लग जाता है। ऐसी कौन सी उनकी परेशानी थी? जीतन राम मांझी जी सुबह में कहते हैं कि नीतीश कुमार जी की जो गुस्सा है, जो उनका गुस्सा करना जायज है, लेकिन जैसे ही दिल्ली से कुछ लोग आते हैं, उनसे बातें करते हैं, उसके बाद फिर उनके होठ जो है वो सिल जाते हैं। ठीक है। नीतीश कुमार आपातकालीन बैठक करते हैं। नीतीश कुमार जी आपातकालीन बैठक करते हैं और उस आपातकालीन बैठक में ये खबर आके निकलता है आप जैसे मीडिया के माध्यम से कि वो श्योरिटी लेना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नेतृत्व में नहीं, मुख्यमंत्री कौन होगा। आपातकालीन बैठक किस लिए, वो किस वक्त किया जाता है? आपात वक्त में किया जाता है। फिर वो सारे लोग आते हैं, दिल्ली और गुजरात से प्लांट होते हैं बिहार प्रदेश में, वो भी चुप हो जाते हैं। अब मैं चिराग पासवान को बताता हूं, वो अभी कुछ दिन पहले कहते हैं कि मैं ऐसे गठबंधन का हिस्सा हूं, मुझे अपने आप में सोचने में घृणा होती है कि जिसमें क्राइम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया है। फिर वो दिल्ली में उनको तलब किया जाता है, 4 दिन के बाद उनकी जुबान सिल जाती है। तो हमारे साथ लोग, हमारे न पार्टियों में महागठबंधन के अंदर लोकतंत्र स्थापित है। हम बातें कर सकते हैं, फ्रेंडली फाइट भी कर सकते हैं। यानी कि मैं यही बड़े धैर्य से सुनना चाह रहा था कि आप उतनी देर से दूसरे गठबंधन की बात कर रहे थे, उसका जो सिजरा है वो बताने के लिए धनंजय गिरी बैठे हैं। बहरहाल मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपके यहां क्यों एका नहीं हो पाया? मेरे यहां सब कुछ ठीक है। आपको या फिर भारतीय जनता पार्टी को अपना घर बचाएं, अपना घर बचाएं। और किस तरीके से वो महागठबंधन के ऊपर जिस तरीके से ये सवाल कर रहे हैं ना, सवाल कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी,
आपातकालीन बैठक की वजह से। सवाल बिहार की जनता कर रही है कि जिस तरीके से आपने शिवराज चौहान को उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद उनको सीएम नहीं बनाया, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उनको फिर सीएम नहीं बनाया, जिस तरीके से आपका की बात आप कहां लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया, धनंजय गिरी के पास आऊंगा। धनंजय गिरी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो लोग इकट्ठा चुनाव नहीं लड़ सकते वो बिहार के बारे में क्या सोचेंगे। मैं आरजू खान से इस प्रश्न का जवाब लेना चाहता था कि जाहिर सी बात है, महागठबंधन या गठबंधन, कोई भी गठबंधन हो, उसमें सीट शेयरिंग होती है, उसका एक तरीका होता है, कौन कितने सीट पर लड़ेगा वो नहीं बता पा रहे हैं कि उसमें उनके बीच में तकरार क्यों है। आप बताइए कैसे देखते हैं इसको। आपके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए उन्होंने, उसका भी जवाब मैं चाहूंगा आप दें। आरेंद्र जी, सवाल तो उन्होंने आप पर भी उठाया, आरेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर भी उठाया कि भाई आप निखिल कुमार सिंह, पता नहीं आपके घर में क्या समस्या है और इनको कहां से पता है वो पता नहीं। तो आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर आपके यहाँ चल रहा है। मैं धनंजय जी, मैं निखिल हूं, आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। सॉरी निखिल जी, ना आपके यहाँ खुद स्क्रीन पर गलत चल रहा था। निखिल जी, आपके अभी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, उसमें देखिए दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और करोड़ों रुपए देके भी बिना टिकट के रह गए। वो देख रहे हैं जो कुर्ता फाड़ फाड़ के अपना कह रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपया दे दिया, करोड़ों रुपए दे करके हमारा टिकट नहीं कंफर्म करा पाए। तो कितने लोगों का कंफर्म नहीं कराया। कोई मूल्य आधारित राजनीति होती तो इनसे बात, कोई मूल्यों पर बात की जाती। निखिल जी, जब राजनीति ही मुद्रा आधारित है, जिसका केंद्र में मुद्रा है, यहाँ पर पैसे दे दो टिकट ले लो, तुमसे ज्यादा दिया तो उसको दे दो, ये तो देख ही रहे ना आप। देखिए अभी आपके स्क्रीन पर चल रहा है, बेचारे कुर्ता फाड़ के कार्यकर्ता रो रहे हैं। और ये क्या रो रहे हैं? कार्यालय में ऐसा हुआ, नंगा होके लोग नाच रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो आप कर रहे हैं भाई साहब, आपके नहीं, आप अभी अपना दिखाइए ना। अरे जिसको टिकट नहीं मिलता है वो असंतोष जताता है। आपके भी कार्यालय में कपड़े उतार दिए गए, कपड़े उतार के प्रदर्शन किए गए। आप अपने ऊपर भी देख लीजिए ना धनंजय गिरी जी। ठीक, आपकी बारी आएगी आरजू जी, आप फिर उनका गिना दीजिएगा, जैसे आपने पिछली बार अभी गिनाया था, फिर गिना दीजिएगा। लेकिन फिलहाल ये आरोप है कि वो ये कह रहे हैं कि पैसा, सबसे बड़ी गंभीर आरोप ये है कि पैसा मांगा गया है। ठीक है निखिल जी, एक मिनट। आरजू भाई, जब आपका समय आए तो बोल लीजिए, और नहीं तो मैं चुप रहता हूं, अभी ही बोल लीजिए जितना बोलना। नहीं, आप बोलिए धनंजय जी, बोलिए, अपनी बात खत्म करिए। आपने गिना दिया और आपकी पार्टी ने, बिहार में कहते हैं घिना दिया, पूरा महागठबंधन ने घिना दिया, कुछ नहीं बचा है। कोई कपड़ा फाड़ रहा है, कोई कपड़े उतार रहा है, कोई किसी के जूती इज्जत उतार रहा है, कोई अध्यक्ष का पीछा कर रहा है, अध्यक्ष को घेर के मार रहा है, एयरपोर्ट पर चहटा चहटी मची हुई है। अरे फ्रस्ट्रेटिया गया है बिहार की पब्लिक आपको देख करके कि कहां से कहां आ गए भाई, कहां से भाई। लालू जी के बयान कोई मुद्रा आधारित राजनीति है भाई। 141 भूखंड, चपरासी क्वार्टर से निकल के 30 फ्लैट मकान जमीन, 29 साल की उम्र में 52 फ्लैट, 43 भूखंड, ये सब तो खुला हुआ खेल है, खुला खेल फर्रुखाबादी। शिवानंद तिवारी ने कहा था कि तू लूटा हम लुट्टी, लूटे के आजादी बा। ये लालू यादव की राजनीति के केंद्र में यही है। राजद के ललटेन से लहूलुहान बिहार है। दूसरी बात, आप भाई आरजू भाई से मैं सहमत हूं, महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन ही अपने आप में सबसे बड़ी दिक्कत है। आप देख लीजिए, कोई निखिल जी कोई सामंजस्य नहीं। एक कैंडिडेट ने 2 जगह से टिकट ले लिया, दोनों सहयोगियों से ले लिया, और 10 सीट ऐसे है। आज तो एक बड़े अखबार ने फर्स्ट पेज पे निकाला है कि उसने 10 कैंडिडेट दूसरे निकाले गए अलग अलग, जेएमएम अलग हो गई, खंड विखंड हो चुका है। ये पूरा दिखाई दे रहा है। ये सत्ता के लोलुप, सत्ता के लालची, सत्ता के ये शिकारी है। ये एक ही बात के तैयार है कि भाई कितना क्या लेना है राजनीति में, अपनी निखिल जी मैं जवाब दूं। आरजू जी आ रहा हूं, पहले मैं इस चर्चा में अवधेश जी को पहले आऊं, फिर आरजू जी आपके पास आता हूं। अवधेश जी, आपने सारी चर्चा सुनी है, जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग दलों के हैं और विपक्षी दल है एक दूसरे के खिलाफ, तो जो आरोप है वो तो आपने जाहिर तौर पर सुने हैं। लेकिन जिस तरह से जो महागठबंधन की राजनीति है वो आपके सामने है प्रत्यक्ष, और सबसे खास बात है कि इसमें टिकट खरीदने बेचने की भी बात हो रही है। कितना गंभीर है ये, और कैसे आकलन करेंगे इस पूरी सियासत का? देखिए, पिछले 10 दिनों में अगर जो ये इस गठबंधन के साथी हैं जिसको आप महागठबंधन कह रहे हैं, अब महागठबंधन उस समय उसका नाम
लालू जी ने दे दिया था जब नीतीश जी भी उसमें आ गए थे जी। बोले ये हमारा बाकी गठबंधन है, हमारा महागठबंधन है। अब वो उस रूप में है नहीं, नाम आप लोग दे रहे हैं महागठबंधन, दोनों एक गठबंधन है जी। वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, इसका कोई नाम नहीं है, चूंकि INDIA राष्ट्रीय स्तर पर है लेकिन राज्यों के स्तर पर वो है नहीं। तो इसका जो भी नाम दीजिए, लेकिन शब्द महागठबंधन आप कह रहे हैं, वो नीतीश जी के हटने के बाद अब ये महागठबंधन नहीं है, उस समय बना था महागठबंधन है। खैर, इसमें अगर पिछले 10 दिनों में जिस ढंग से चीज़ें हुई है, उसमें एक बैठक अगर गठबंधन के साथियों की हुई हो शीर्ष नेतृत्व की, तो वो तस्वीर हमको आप दिखा दीजिए। आवश्यक था, तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी जी सब आए थे, उनके कोर्ट में डेट थे, यहाँ कांग्रेस के नेता थे, बातचीत हो सकती थी। केवल ये खबर आई कि लालू जी ने फ़ोन पर मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की है, एक बार बैठ के तय नहीं हुआ है। अब आज की स्थिति यह है कि फर्स्ट फेज में 10 सीटों पर तो घोषित रूप से प्रत्याशी एक दूसरे के विरुद्ध है जी। कांग्रेस ने वो 10 सीट अपने लिए चाहा था, वहाँ से कहीं RJD ने खड़ा कर दिया है, कहीं जो है वामपंथी दलों ने खड़ा कर दिया है जी। तो अब यहाँ तो आपस की लड़ाई हो चुकी है 10 सीटों पर। लेकिन कई जगह ऐसी भी स्थिति है कि अघोषित रूप से उम्मीदवार खड़े हैं और उनको अपनी पार्टी का सपोर्ट है करने का। अभी आप तो एक नेता का दिखा रहे थे, लेकिन पूर्णिया में जो कस्बा सीट है, वहाँ से जो क्या आफाब आलम नाम शायद, वो वहाँ से विधायक थे। प्रदेश अध्यक्ष का ऑडियो वायरल है जिस पर प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई हमने तो आपका नाम फाइनल करके भेज दिया है। वो कह रहा है तो सर आप प्रदेश अध्यक्ष आप स्टैंड के, तो बोले कि नहीं पप्पू यादव लगे हुए हैं, बेनू लगे हुए हैं और सब वहाँ कोई इरफान है उसके लिए लगे हुए हैं, इसलिए रुका हुआ है। हम लोगों ने तो आपका नाम फाइनल करके भेज दिया है और हमारे ने प्रदेश ने ये तय किया है कि किसी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटेगा। उस बेचारे का टिकट कर दिया क्योंकि पप्पू यादव के आदमी थे, उनको टिकट दे दिया। अब वो अलग रो रहे हैं कि भाई ऐसे पार्टी चलेगी तो नहीं चलेगी, प्रदेश अध्यक्ष करेंगे ऐसे पार्टी नहीं चलेगी। जब अभी कुछ दिनों पहले ही तो 5-6 दिन हुआ है जब राजेश राम, कृष्णा अल्लाबारू और शकील अहमद खान पटना हवाई अड्डे पर उतरे थे तो मारपीट की नौबत हो गई। ये लोग जान बचा के भागे और किसी ढंग से वो एक कार्यकर्ता जो इनको लेने आया था वो तो पिटा गया वहीं, हाँ उसको पीट दिया सबने और ये लोग भागे और टिकट बेचने वाले वापस जाओ नारे लगे। वही सदाकत आश्रम में हुआ था। तो ये हुआ है जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसमें केवल लोजपा को 29 टिकट देने को लेकर के असंतोष है। वो भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर कुछ लोग कुछ क्षेत्रों में है और जनता दल में भी है, वो हम में भी है और वो कुशवाहा जी के रालों में भी। इन लोगों को लगा कि भाई उनको 29 सीटें आपने दे दिया, क्यों दे दिया, हमको दीजिए। तो वो कठिनाई वहाँ आई थी और इसीलिए नीतीश जी ने जो उम्मीदवार 4 जगह खड़े कर दिए। लेकिन आप देखेंगे कि इसके अलावा माने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध जो मुख्य उसके विरुद्ध कहीं कोई दूसरी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। लेकिन आरजू खान जी ने इस पे भी सवाल उठाए हैं। आपने नहीं वो सवाल ऐसा है ना, सुनिए, उठाया है कि आखिर उनके यहाँ पर तालमेल हो कैसे गया, नहीं किसी दबाव में तालमेल। अरे भाई ऐसा यही तो बात है, दबाव में तालमेल होता है। वो तो उठा रहे हैं मुख्यमंत्री का। अबे नीतीश कुमार को तो सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया और उनको मुख्यमंत्री बनाए, वो छोड़ के चले गए। भाजपा नहीं छोड़ी, फिर वापस आए, फिर उन्हीं को बनाया। ठीक है, पिछली बार तो उनकी सीटें भी नहीं थी, फिर भी बनाया। अब यह सवाल किसी के गले उतरेगा कि भारतीय जनता पार्टी जिसने उनको सीट होने पर भी नहीं बनाया, जो कह रही है कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको सन 2000 में घोषित किया और 25 वर्ष तक उनके नेतृत्व में घोषित करते हुए लड़ रहा है, वो छोड़ के 2-2 बार चले गए, फिर भी बनाया है। ये सवाल ही नहीं है वहां। राष्ट्रीय जनता दल की समस्या ये रही, हालांकि वो बाद में तेजस्वी जी ने संभालने की कोशिश की कि जो मुद्दा नहीं था SIR उस पर राहुल जी यात्रा करके निकल गए। अब कोई जो बूथ लेवल एजेंट है वो शिकायत करने ही नहीं आ रहा था, तो इधर समस्या तो हो गई थी। तब उन्होंने फिर बिहार अधिकार यात्रा शुरू की उसको करने के लिए। ठीक है सर, अभी जो है दरअसल गठबंधन की बात हो रही है और सबसे खास बात है कि जो तो वहीं से दरार पर आए ना, वहीं से कांग्रेस समझ रही है कि SIR से हमारा समर्थन बना कि उसका आफ्टर इफेक्ट है जो दिख रहा है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? मैं आपकी बात समझ गया जी। मूल्य नहीं मुद्रा आधारित राजनीति, ये आरोप खुला लगाया जा रहा है। आरजू जी कैसे इसको डिफेंड करेंगे? एक आदमी कुर्ता फाड़ के और सीधे तौर पर कह रहा है कि 2 करोड़ 70 लाख रुपया मांग रहे थे हमसे। नहीं ठीक है,
इतना बड़ा प्रदेश है और राष्ट्रीय जनता दल के पास सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत लोगों को अगर टिकट नहीं मिलता है तो उसमें असंतोष होगा, तमाम बातें कहेंगे। लेकिन हमको और खुशी होती जब वरिष्ठ पत्रकार साहब वो भी चीज बताते कि भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर एक आदमी को टिकट नहीं मिला तो 4 करोड़ का एलिगेशन लगाया उसने और अपने कपड़े फाड़ के वहीं सो गया था। ये भी उनको लगाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लगाए। वो तो देख रहे थे शकील साहब को, अल्लाह वरू को, किस तरीके से उन्हीं के आपस में कार्यकर्ता जो असंतोष में थे वो मारपीट की नौबत की। लेकिन ये इनको नहीं दिखा कि किस तरीके से बिहार की जनता ने मंगल पांडे के ऊपर चढ़ाई कर दिया, खदेड़ के मार रहे थे गाड़ी में, वो किसी तरह जान बचा के भागे। श्रवण कुमार को किस तरह से खदेड़ रहे थे, बचौल साहब को किस तरीके से खदेड़ रहे थे, जीवेश मिश्रा को किस तरीके से खदेड़ रहे थे, वो बिहार की जनता खदेड़ रही थी। अपने बातों की बात कर रही थी कि आपने जो जुमलेबाजी गढ़े वो चीजें जमीन पे क्यों नहीं उतरा। लेकिन ये उनकी बातें नहीं कर पाए। ये वरिष्ठ पत्रकार साहब की पता नहीं क्या मजबूरी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके यहां पर ऑल इज वेल है, उनके यहां गड़बड़ है, ये आप मूल बात ये है। इस प्रदेश की जनता क्या ऑल इज वेल है और क्या ऑल इज नॉट वेल है, इनके खुद नेता कह चुके हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इनके अंदर आपातकालीन बैठक हो चुका है, वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपात स्थिति में होता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि ये पैसे लेते हैं। साहब आपने तो पैसे ले लिए ना, 1 कट्ठा जमीन 1 रुपए में बेच दिया। आप किसके लिए काम करते हैं जरा सा बताइए। देश का रेल का सेना आपने दे दिया अपने दोस्तों को। इसी तरीके का तो आप काम करते हैं साहब, इसी तरीके का आप काम करते हैं। उसके बाद जो दूसरी रेलवे के बाद जो सेना की जमीनें थी उसको भी अपने साथियों को दे दिया। बिहार में 300 पेड़ काट दिए आपने 1 रुपए के हिसाब से। तो आप क्या करते हैं और 200 करोड़ के एलिगेशन आपके ऊपर लगे, हमारे ऊपर नहीं। सीएजी का रिपोर्ट आया, उसमें आपने घोटाला किया है। भ्रष्टाचार पर भी कभी चर्चा कर लेंगे सर, भ्रष्टाचार पर भी कर लेंगे। मुझे लिए करते हैं आप बताइए ना जरा सा। ठीक है, आप बताइए जरा। एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता, जवाब तो ले ले, सब कुछ दिखना चाहिए। ठीक, आरजू जी जवाब ले ले। धनंजय गिरी। निखिल जी, कम से कम भ्रष्टाचार पर आरजू जी बोले तो मुझे बड़ा हंसी आती है। भ्रष्टाचार जहां शिष्टाचार हो, जहां सरबराह ही 4 मामलों में सजा याफ्ता हो, कोई आरोप नहीं है, कोर्ट से सर्टिफाइड मोहरमार की चारा चोर, ये जो 4 मामलों में जहां का अभी नेता तेजस्वी जी पर गले में उन बेल पर चल रहे हो, जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के 2000 करोड़ के घोटाले में जमानत पर चल रही है। जीवेश मिश्रा कौन है जी? अमानत में खयानत पर करने के लिए जमानत पर चल रहा हो, पूरा महागठबंधन ही जमानतियों का गठबंधन। ये जीवेश मिश्रा कौन है, जरा इस पे भी 2 शब्द बोल दीजिए ना। क्यों इतना बलबला जाते हैं भाई? नहीं, बलबला नहीं रहे। जीवेश मिश्रा क्या है? ध्यान से सुनते हैं, मतलब गंगा नहाया हुआ है क्या? वो आपके कैबिनेट का मंत्री क्यों है? आप जरा इस पे भी भाषण दे दीजिए। एकदम। और आनंद मोहन क्या है जिसको आपने संशोधन करके कानून में जेल से बाहर निकाला है, जरा उसके ऊपर भी 2 शब्द बोल दीजिए। आनंद सिंह को जो आप टिकट दे रहे हैं जरा उस पे भी 2 शब्द बोल दीजिए। हुलास पांडे पे भी जरा 2 शब्द बोल दीजिए। आरजू खान उनको जवाब तो देने दीजिए। अब आप बीच में टोकते रहेंगे तो कैसे बोलेंगे? शेयर करवा रहे थे भाई, अभी आपका नंबर आएगा तो फिर वो टोकते रहेंगे तो कैसे रोक पाओगे? अरे उसको भी बता दीजिए जो विजय शाह है जिन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों की बहन वो आपकी जीवेश मिश्रा को किसी कोर्ट ने समन, किसी कोर्ट ने क्या उन पर आरोप तय किया है? वरिष्ठ पत्रकार साहब, वरिष्ठ पत्रकार से क्या वरिष्ठ पत्रकार बलबला गए। इनको सिर्फ विपक्ष से सवाल आता है, चारा घोटाला ये हालत हो गई है। अरे चौथा स्तंभ है साहब, आप इस देश के लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं। आपकी एक जिम्मेदारी है इस वक्त लोकतंत्र के लिए, आप कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो निभाइए। उन लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं, उनसे किसी मंत्री। और सीएजी की जो रिपोर्ट है वो दोनों सरकारों की है, बीच में इनकी सरकार भी थी, उनकी सरकार भी थी। तो यार आप वरिष्ठ पत्रकार साहब आपकी क्या मजबूरी है? इस देश के चौथे जमानत कराने पर आप कमजोर कर रहे हैं जीवेश मिश्रा पर? ठीक है, नहीं हो सकता है आप बार-बार जाके वरिष्ठ लेकिन आप तो सत्ता पक्ष की सिर्फ बातें कर रहे हैं। आप उनके प्रवक्ता बन जाइए ना, मालूम है आप उनके प्रवक्ता बन जाइए। सुनिए वरिष्ठ पत्रकार बन के क्यों आते हैं? सही बात क्यों आते हैं वरिष्ठ पत्रकार बन के? अरे इस देश के लोकतंत्र के चौथे लोकतंत्र का जो खंभा है ना वो धड़कता हुआ मुझे नजर आ रहा है पत्रकारों की वजह से। ठीक है, हमारे पास मत करिए ऐसे, आप आइए। धनंजय गिरी आखिरी 10 सेकंड में कुछ खत्म करना चाहिए। उन पर क्या है जीवेश? आप टेलीविजन पर बोल रहे हैं एक आदमी के बारे में। मैं जानना चाहता हूं कि जीवेश मिश्रा पर किसी कोर्ट ने समन किया है क्या? किसी कोर्ट ने कोई कुछ किया है क्या? उन पर ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव और जीवेश मिश्रा की तुलना नहीं की जा सकती अगर आप अदालती कार्रवाई की वो करेंगे। और धनंजय गिरी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी खत्म करिए जी। ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक बार देखिए।
ऑडियो में मैं आप अपना ऑडियो चेक करिए धनंजय जी। गहना गुड़े क्या छोड़ा है लालू ने? लालू के लूट ने बिहार को जो लिया, लोक लूट के और जंगल राज फैलाया, और सीएजी की बात कर रहे हैं। अरे कुछ पढ़ लिख के आया करो यार, अनपढ़ जाहिलों को भेज देते हैं पार्टियां। 70,000 करोड़ का सीएजी का यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं आया। ठीक है, चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार पर कभी फिर हम चर्चा करेंगे। 1,29,000 ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद धनंजय गिरी आपका धन्यवाद, आरजू खान आपका भी धन्यवाद, अवधेश कुमार आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां एक बार फिर चुनावी जीत पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। डायमंड हार्बर से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की रिकॉर्ड जीत अब विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की जीत नहीं बल्कि चुनावी लूट का मॉडल बताया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल में हिंसा और दहशत के सहारे सत्ता बचाने की कोशिश चल रही है। देखिए कैसे बंगाल की सियासत में जीत के जश्न के बीच अब उठ रहे हैं लोकतंत्र की पारदर्शिता पर बड़े सवाल। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की रिकॉर्ड जीत पर अब सियासी बवाल मच गया है। भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस जीत को चुनावी लूट का नतीजा बताया है। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि पूर्व पीठासीन अधिकारी स्वपन मंडल के खुलासे से ये बात साफ हो गई है कि चुनाव के दौरान सुनियोजित तरीके से विपक्षी मतदाताओं को मतदान से रोका गया। EVM मशीनों में विपक्षी उम्मीदवारों के बटन पर काला टेप लगाया गया और मृत या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डाले गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी SIR प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रही हैं। अमित मालवीय का दावा है कि TMC की बढ़त फर्जी वोटों के सहारे बनाई गई है और पारदर्शी जांच होने पर यह खुलासा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए इस लूट मॉडल को खत्म करना जरूरी है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने भी स्वपन मंडल के खुलासे पर बात करते हुए ममता बनर्जी और TMC पर निशाना साधा। साथ ही पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासियों और प्रॉक्सी वोटिंग पर सवाल खड़े किए। बंगाल में किस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने और तृणमूल कांग्रेस ने वोट की डकैती, वोट का लूट तंत्र मचा रखा है, यह कल एक इंटरव्यू से स्पष्ट हुआ। स्वपन मंडल जो कि बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, BLO, उनका जो मंच है उसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है और बड़े स्पष्ट रूप से कहा है किस प्रकार ममता बनर्जी वोट की डकैती करती है बंगाल में। भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल में जनता पर अत्याचारों से लेकर भाजपा सांसदों खगेन मुर्मू और राजू बिष्ट पर हाल ही में हुए हमले दर्शाते हैं कि ममता बनर्जी आगामी चुनाव हारने के डर से हिंसा का सहारा ले रही हैं और SIR प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया कि बंगाल में जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, तब आम नागरिकों की सुरक्षा की क्या गारंटी है।
भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस की इन सरकार के अत्याचारी कारनामों के आगे झुकने वाली नहीं है। बंगाल की जनता का पूर्ण विश्वास हमारे साथ है और इन तरह की हिंसक वारदातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसका प्रभावी और मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में चुनावों में बंगाल की जनता देगी। बंगाल में सब जगह हिंसा बढ़ रहा है। टीएमसी चुनाव जबरदस्ती डरा के जीतना चाह रही है। जितना एसआईआर होने की संभावना बढ़ रहा है, उतना टेंशन, उतना उनकी भाषा बदल रही है, रवैया बदल रही है। यहाँ जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी अगर नहीं घूम सकते हैं, लोगों से नहीं मिल सकते हैं, तो चुनाव कैसे होगा? लोकतंत्र कहाँ है? ऐसे लोगों का सुरक्षा नहीं है तो आम जनता कैसे चुनाव में भागे? उधर दक्षिण 24 परगना में रविवार को आयोजित एक सभा के दौरान राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठी। राज्य में जिस प्रकार से हिंसा और अवैध घुसपैठ के मामले उठ रहे हैं, उसको लेकर भाजपा की ओर से एसआईआर और राष्ट्रपति शासन की मांग बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दीपावली के उत्सव के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान ने सियासी बम फोड़ दिया है। क्रिसमस और दीपावली की तुलना करते हुए उन्होंने दियों और मोमबत्तियों पर खर्च को फिजूल बताया है और ये बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर आरोप लगाया गया है और यहीं से विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने इसे हिंदू परंपराओं का अपमान बताते हुए तीखा हमला बोला है और कहा है कि अखिलेश यादव का यह बयान न सिर्फ भारतीय संस्कृति पर प्रहार है, बल्कि उन कुम्हार परिवारों के पेट पर भी लात है जो दीप बनाकर रोजी कमाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में दीपावली की धूम है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दीपावली पर अपने एक बयान को लेकर एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने क्रिसमस और दीपावली की तुलना करते हुए दियों और मोमबत्तियों पर होने वाले खर्च को फिजूल बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगाट आइए, इसको बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। अखिलेश यादव के इस बयान पर राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने उनके इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए उसकी कड़ी निंदा की और अखिलेश यादव पर पूरे भारतीय परंपराओं और मान्यताओं का विरोधी होने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव जी का यह बयान बहुत ही निंदनीय और भर्त्सना योग्य है कि उनको दीपावली के इन दियों जलाने में समस्या नजर आ रही है और ये उसी मानसिकता से प्रेरित है जो इंडी गठबंधन कहता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, या ये उसी विचार से प्रेरित है जो राहुल गांधी कहते हैं हिंदू धर्म की शक्ति है, मुझे उससे लड़ना है। यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का कोई उजाला उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे, आज भगवान राम के होने वाले उत्सव के विरुद्ध भी खड़े हैं। वहीं रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए उन पर सनातन आस्था को अपमानित करने का आरोप लगाया। इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि राम श्री राम तो एक मिथक है और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। याद रखना, इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा। कैसे भारत की सनातन आस्था का ये लोग अपमानित करते रहे हैं और किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते रहे हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने अखिलेश यादव के बयान की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा कि यह बयान अखिलेश यादव के असली चेहरे को बेनकाब करता है। अमित मालवीय ने कहा कि पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि जब उनकी सरकार आएगी तब दीपावली पर दीपोत्सव बंद कर दिया जाएगा और उसकी जगह शहरों को बिजली से रोशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि इस बिजली वाले रोशनी के काम से किस कौम को ज्यादा फायदा होगा। चाइनीज एलईडी लगाने से न सिर्फ देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान को धक्का लगेगा, बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति पर भी आघात होगा।
सबसे ज्यादा नुकसान तो प्रजापति समाज का होगा, वही लोग जो मिट्टी के बर्तन, गमले और त्योहारों के समय दीपक बनाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। अखिलेश यादव ने उनके पेट पर लात मारने जैसा काम किया है। अमित मालवीय ने पूछा कि क्या सिर्फ कुछ वोटों के लालच में अखिलेश यादव हिंदुओं की आस्था और कुम्हार समाज का इतना बड़ा अपमान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश और ओबीसी समाज इस अपमान का जवाब जरूर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे भव्य दिव्य अलौकिक दीपों से सजी अयोध्या को। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, बहुत चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप के सदस्य बना करके आपको बचा रहा है। हमको चुना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल ना जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहां शिकायत जो है आप दर्ज करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भव्य दिव्य अलौकिक, यही है आज के अयोध्या की पहचान। राम की नगरी एक बार फिर इतिहास उसने रच दिया है। सरयू तट से लेकर राम मंदिर तक हर दिशा में केवल प्रकाश ही प्रकाश, हर घर में दीप, हर मन में उत्सव और उत्साह, और हर दिल में जय श्री राम की गूंज। अयोध्या में दीपोत्सव चरम पर है। 26,17,215 दियों की रोशनी ने पूरी नगरी को स्वर्णिम आभा में रंग दिया। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और गौरव का अद्भुत संगम है। सरयू घाटों से उठती दीप लहरें, आकाश में चमकते आतिशबाजी के रंग और जन जन के चेहरे पर वही भक्ति, वही उल्लास जो भगवान श्री राम के युग की झलक को दर्शा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव स्थल पर पहुंचकर इस भव्य आयोजन का हिस्सा बने। ये शानदार तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना भव्य ये आयोजन हुआ था। और योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर अयोध्या में मौजूद रहे और इस आयोजन का वो हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि अयोध्या अब केवल एक शहर नहीं, ये हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने कहा कि ये दीपोत्सव 500 वर्षों के अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। अयोध्या की ये रोशनी सिर्फ शहर को नहीं बल्कि पूरे देश के दिलों को जगमग कर रही है। भक्ति की ये लौ अब अमिट है क्योंकि ये लौ श्री राम में विश्वास की है, भारत की आत्मा की है।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए अयोध्या से सीधा जुड़े हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह। रामेंद्र, किन शब्दों में इस अयोध्या के दीपोत्सव को, जो लगातार एक के बाद एक आज नवे वर्ष भी एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया, 26 लाख से ज्यादा दिए, और किन शब्दों में इसको आप वर्णन करेंगे अयोध्या की इस अलौकिक दिव्य अयोध्या का, जो आज जो सजी जिस तरह से, कैसे बताएंगे? निखिल, न भूतो न भविष्य अयोध्या तो इस तरह कभी नहीं सजाई गई होगी। त्रेता तो नहीं देखा है लोगों ने, लेकिन कम से कम योगी और मोदी का युग देख रहे हैं जब अयोध्या को इस तरह सजाया गया है। 26,17,215 दियों से जगमग हुई और उसका जो प्रमाण पत्र है वो मुख्यमंत्री को सौंपा गया। एक प्रतीक जो है वो सौंपा गया है, लेकिन जो दो यहाँ जो बड़े निशान छोड़ गई है अयोध्या, वो ये है कि एक तो 26 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए हैं, दूसरा 2100 से ज्यादा लोगों ने सरयू माँ की आरती की है। तो दो बड़े उद्देश्यों में अयोध्या सफल हुई है और इस तरीके से तमाम प्रतीक चिन्ह अयोध्या छोड़ती रही है। इस बार भी उन्होंने ये छोड़ा है और ये कारण है निरंतरता का। अयोध्या निरंतर गति से आगे बढ़ रही है। अयोध्या जो लौ जल रही है, जो दीपों की लौ जल रही है, ये भी निरंतरता दिखा रही है और अयोध्या भी निरंतर आगे बढ़ रही है। जिन लोगों ने अयोध्या को 2017 से पहले देखा है, वो अगर अयोध्या देखने आएंगे तो शायद पहचान नहीं पाएंगे। राजनीति का वो अछूता शब्द हो गया था अयोध्या, लेकिन अब राजनीति का आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक ऐसा शब्द अयोध्या बन गया है कि जिसका नाम आते ही लोग, पूरा देश खड़ा हो जाता है कि अयोध्या हमारे राम की निशानी है, अयोध्या हमारे राम की जन्मभूमि है। तो पूरे देश को गौरव प्रदान होता है अयोध्या से। निखिल, निश्चित तौर पर पूरे देश को गौरव प्रदान होता है और जिस तरह से एक के बाद एक जो दीपोत्सव जब मनाए गए पिछले तमाम वर्षों से, और नवे वर्ष ये लगातार जब मनाया जा रहा, आपने कहा कि 2017 से पहले और अब में जो अंतर है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और वो अंतर इन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों ने ज़रूर देखा है। और जो अयोध्या में मौजूद रहे हैं, जो उसके साक्षी बने हैं, आप जैसे लोग, वो निश्चित तौर पर उनके लिए उनका जो सौभाग्य है वो उसकी तो कुछ बात ही अलग है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए रामेंद्र। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। नई स्कूटी, कांग्रेट्स। कैब और रिक्शे का चक्कर बंद, अब घर से सीधे कॉलेज और शायद पार्ट टाइम जॉब भी। नई GST से स्कूटी और बाइक हुए 8,000 रुपए तक सस्ते। नए GST से आसान हो रही है यूथ की जिंदगी, भारत मना रहा है बचत उत्सव, बधाई हो बधाई। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने भारत और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को दीपावली का शुभ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि दीपावली भारत का प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार है जो प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक तो है ही, अधर्म पर धर्म की विजय का भी प्रतीक है। उन्होंने दीपावली को आनंद और उत्सव का पर्व बताया और कहा कि यह त्योहार आत्मचिंतन और आत्म सुधार का भी अवसर देता है। राष्ट्रपति ने इस पर्व के जरिए गरीबों की मदद करने का संदेश दिया और आशा व्यक्त की कि लोग पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस त्योहार पर खुशियां बांटेंगे। उन्होंने दीपावली से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की कामना भी की।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दीपावली के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि दीपावली बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का उत्सव है। उन्होंने कहा कि दीपावली वह समय है जब दान, करुणा और समावेशिता के मूल्य जो हमारी सभ्यतागत परंपराओं में गहराई से समाये हुए हैं और भी स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं, जब हम जरूरतमंदों और वंचित वर्गों के प्रति अपना सहयोग और समर्थन साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली मनाते हुए हमें नकारात्मकता और अधर्म को त्याग कर सकारात्मकता और धर्म को न सिर्फ अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए भी अपनाना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि जिस प्रकार इस त्योहार पर हर घर में सामूहिक रूप से जलाए गए दिए रात के आसमान को रोशन करते हैं, उसी प्रकार हमारी लगन और प्रतिबद्धता भारत के सामूहिक विकास में सहायक हो। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो सभी पर शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसाएं। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक और महाराष्ट्र को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किश्त के तहत 1950.80 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दी है। 1950.80 करोड़ रुपए की कुल राशि में से कर्नाटक के लिए 384.40 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र के लिए 1566.40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्यों में तेजी ला रही है। ये राशि मानसून के दौरान भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए जारी की गई है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को 13,603.20 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के तहत 15 राज्यों को 2,189.28 करोड़ रुपए की सहायता दी है। और दीपावली और छठ के त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। इसी का जायजा लेने के लिए आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से सीधे बातचीत कर व्यवस्थाओं पर उनका फीडबैक भी लिया। रेल मंत्री ने बताया कि त्योहारी भीड़ को देखते हुए देश भर में रिकॉर्ड 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे के 12 लाख कर्मचारी यात्रियों की यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए दिन रात काम में जुटे हुए हैं। भर में पैसेंजर्स का जो सर्ज आता है, बहुत पैसेंजर्स एक साथ अपने अपने नेटिव प्लेसेस पे जाना चाहते हैं या फिर कहीं पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है इस बार। और ये आनंद विहार टर्मिनल है, यहाँ पर अभी कई पैसेंजर्स से बातचीत की और पैसेंजर्स ने जो व्यवस्था है उसको अप्रिशिएट किया है। पैसेंजर गाड़ियाँ भी बहुत एक्स्ट्रा चलाई है, 12,000 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलाई है इस बार, जिसका एक लाभ सबको बेनिफिट भी मिल रहा है। पूरे देश भर में जो बहुत बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे एक साथ सडन पैसेंजर्स का सर्ज आता है, चाहे वो साउथ में हो, वेस्ट में हो, सब जगह बहुत बड़ी मात्रा में व्यवस्था की गई है। और दिवाली से पहले चंद्रयान 2 ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। चंद्रयान ने पता लगाया है कि सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन यानी सौर विस्फोटों की ऊर्जा का चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष की दुनिया में इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इसरो की इस कामयाबी पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अंतरिक्ष में इसरो का डंका। चांद पर होता है सूरज के विस्फोट का असर। पहली बार चंद्रयान 2 ने प्रस्तुत किए प्रमाण। देश हर्षोल्लास के साथ दिवाली की खुशियों में डूबा है। इस बीच अंतरिक्ष से एक ऐसी सुखद खबर आई है जिसने दीपोत्सव की खुशियों को कई गुना बढ़ा दिया है। दरअसल चंद्रयान 2 मिशन ने पहली बार दुनिया के सामने ये तथ्य प्रस्तुत किया है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा चंद्रमा के वायुमंडल को सीधे तौर पर प्रभावित करती है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर लगे चंद्रा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने ये रिकॉर्ड किया है कि सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन यानी सौर विस्फोटों की ऊर्जा चंद्रमा के बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर पर असर डालती है। आइए आपको बताते हैं कि कोरोनल मास इजेक्शन आखिर होता क्या है और इसका चांद की सतह पर क्या असर होता है। सूर्य की सतह पर हर समय हजारों लाखों विस्फोट होते रहते हैं। इसकी वजह से भयानक तूफान उठता है और अंतरिक्ष में बहुत सा चार्ज प्लाज्मा फैल जाता है। इसे ही कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। चंद्रयान के डेटा से पता चला है कि कोरोनल मास इजेक्शन के चंद्रमा से टकराने के बाद यहाँ के पतले वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर पर 1000 गुना दबाव बढ़ गया। दरअसल चांद पर किसी तरह का वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र नहीं होने से यह दबाव दर्ज किया गया। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 ने 10 मई 2024 को इस प्रभाव को ऑब्जर्व किया जब सूर्य पर दुर्लभ सौर घटनाएं घटी और कई सौर विस्फोट चंद्रमा से टकराए। इसरो ने कहा है कि इस जानकारी से चंद्रमा के एक्सोस्फीयर पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। इसरो और चंद्रयान 2 की इस सफलता से अंतरिक्ष की दुनिया को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिक पहले से जानते थे कि कोरोनल मास इजेक्शन का चांद पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि चंद्रयान 2 की इस उपलब्धि ने वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रमाण में बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो ये इसरो की शानदार कामयाबी की खबर आपने देखी और भारत ने चिकित्सा क्षेत्र में भी एक और शानदार कामयाबी, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश ने अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन विकसित की है। नाम है इसका नेफिथ्रोमाइसिन। इसका विकास किया है जो ऐसे श्वसन संक्रमणों यानी कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के इलाज में प्रभावी है जिस पर आम एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं करती। ये दवाई खासतौर से कैंसर और मधुमेह से पीड़ित मरीजों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है। इस एंटीबायोटिक को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और निजी फार्मा कंपनी वॉर्क हार्ट के सहयोग से तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सफलता की सराहना करते हुए कहा कि भारत को अनुसंधान और नवाचार में वैश्विक मान्यता प्राप्त करने के लिए एक आत्मनिर्भर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहिए और इसके साथ ही स्वदेशी एंटीबायोटिक को दवा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में उन्होंने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। तो न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। तो आपको छोड़े जाएंगे दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ जिन्हें आप देखिए फटाफट अंदाज में और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरएसएस को कलबुर्गी के चित्तापुर में रूट मार्च की अनुमति के लिए नया आवेदन दाखिल करने को कहा है। ये निर्देश अशोक पाटिल की याचिका पर आया है जिसमें 19 अक्टूबर को मार्च की अनुमति मांगी गई थी लेकिन प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मध्य प्रदेश के रतलाम में अल्प्राजोलम बनाने वाली एक अवैध लैब का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में लगभग 14 किलो अल्प्राजोलम भी बरामद किया गया है जिसकी कीमत 3 करोड़ 44 लाख आकी गई है। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी क्षेत्र जो कभी वामपंथी उग्रवाद का गढ़ था अब परिवर्तन की राह पर है। आईटीबीपी की 27वीं बटालियन के प्रयासों से पहली बार इस क्षेत्र के 10 आदिवासी युवाओं ने एसएससी और छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों की पूरी चुनावी प्रक्रिया में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी पर्यवेक्षकों को पूरी चुनावी माहौल पर नजर रखने और हर प्रत्याशी को समान अवसर उपलब्ध कराने को कहा गया है। मौसम विभाग ने केरल, माहे और लक्षद्वीप में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे